हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी भी देख रहे हैं रुद्रा जी अकेडमी पे एक शानदार से न्यूज़ का एनालिसिस। चलिए बात करने वाले हैं, क्या भारत में जो तेल की, गैस की जो किल्लतें हो रही है, क्या वो अब कम होने वाली है? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत से अभी 2 जो कह सकते हैं कि 2 जहाज है जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकल कर के आए हैं। जो कि पर्शियन गल्फ में 24 जहाजें जो है पानी की जहाजें जो है 24 जो है पानी के जहाज और टैंकर्स लेकर के मतलब बड़े-बड़े जो होते हैं टैंक वो सब लेकर के खड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से मात्र अभी 2 जहाज जो है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल कर के आया है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बजाय डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करने वाला हूँ, ईरान की बात करने वाले हैं। इन सब की न्यूज़ को भी हम अच्छे से ज़रा कवर करेंगे, ज़रा देखिएगा। अभी ये न्यूज़ आपको आने से पहले जस्ट मतलब इस न्यूज़ को मैं जो बता रहा हूँ उसके जस्ट पहले जो है ईरान पर ये अमेरिका का एक बहुत ही घातक हमला हुआ है और ये कहाँ हुआ है तो कहेंगे सर ईरान के खर्ग द्वीप पर हुआ है। ईरान के खर्ग द्वीप पर एक जो है एक अमेरिका के द्वारा एक बड़ा हमला कंसीडर किया गया है और ये बड़ा हमला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान का खर्ग जो है ईरान का जो खर्ग है एक मतलब कह सकते हैं कि 90% जो ईरान की अर्थव्यवस्था जो निर्भर करती है वो खर्ग द्वीप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि 90% जो ऑयल है ना वो खर्ग से ही बाहर निकलता है, वो खर्ग से ही निकल करके उसके अर्थव्यवस्था का रीढ़ कह सकते हैं वो खर्ग द्वीप है और वहां पर अमेरिका के एक बहुत ही भयानक हमला अभी हाल ही में मतलब आज के डेट में ही ये देख रहे हो उसका पूरा धुआं-धुआं कर दिया है इतने बड़े हमलों से। इसके अलावा अमेरिका का ट्रंप ने यह भी बयान किया है कि बयान में कहा कि खार्ग आइलैंड ईरान के लिए क्राउन ज्वेल की तरह है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी द्वीप पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना नहीं मैंने बनाया है। और अगर हम निशाना बना भी सकते हैं, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को आवाजाही से बाधा डालता है, तो इस पर फैसला इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ईरान को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर लॉक ही रखोगे, अनलॉक नहीं करोगे, तो तुम्हारे पर और भी हम बमबारी करेंगे और दूसरी बात तुम्हारा खर्ग आइलैंड जहां से तुम्हारा तेल का कह सकते हैं कि तुम्हारा रीढ़ की हड्डी है, मैं उस तेल के जहां से तेल निकल रहे जो कह सकते हैं कि जो मशीनरी वगैरह जो लगा हुआ है, जो तेल के खदान है, उन सभी पर हम क्या करेंगे? उन सभी को हम टारगेट करेंगे। हालाँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया है कि चलो तुम समझ जाओ, है ना? ईरान वाले समझ जाओ नहीं तो हम उस पर हमला करेंगे। ये जो है मतलब कह सकते हैं ये अमेरिका का एक तरह से धमकी भी है और ईरान को चेतावनी दिया जा रहा है कि भाई तुम संभलो, सरेंडर करो नहीं तो हम तुम्हें सरेंडर करवा देंगे। उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद फिर ये न्यूज़ भारत में तैरने लगती है, जो कि मैं आपके सामने जो लेकर आया जब मैं इसकी पुष्टि कर लिया हूँ अच्छे से। ये प्रवक्ता हैं भारत के मतलब यहाँ तेल के बारे में बात करने वाले हैं भारत के मतलब यहाँ पर वर्तमान में यही इस मुद्दे को कंसीडर कर रहे थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारतीय फ्लैग वाले जहाजों की ताजा स्थिति के बारे में प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी दी गई थी, जहां पर पर्शियन गल्फ में 22 भारतीय फ्लैग वाले जहाज मौजूद हैं। कल यह संख्या 24 थी और आज यह संख्या 22 हुई। अब ये 2 जहाजों की खबर मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही है कि क्या इन 2 जहाजों को टारगेट कर दिया गया है ईरान के द्वारा, उस पर हमला कर दिया गया है, किन्हीं की मौत हुई है। तो इनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि हमारे सभी नाविक जो हैं क्या हैं, तो हमारे सभी नाविक जो हैं सुरक्षित हैं, सेफ हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इन्होंने ये भी कहा है कि 2 जहाज जिनका नाम है शिवालिक और एक का नाम है नंदा देवी। एक जहाज का नाम है शिवालिक और दूसरे जहाज का नाम है नंदा देवी। 2 जहाज के नाम है जो एलपीजी कैरियर से जो एलपीजी को कैरी करते जो एलपीजी अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। इन दोनों जहाजों ने आज तड़के सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया। यानी रात में सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह में ही ये लोग क्या किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गए हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों में लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदा है। यानी भारत में देखो भारत में क्या है कि अभी एलपीजी को लेकर के बड़े ही मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर देश में ज्यादा पैनिक करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक महंगी होगी और आपने देखा भी चीजें महंगी हुई है। ये पैनिक की स्थिति नहीं थी।
लोग यहाँ पर जमाखोरी करने की स्थिति में आ जाते हैं। मेरे जानकारी में कितने लोग हैं जो इकट्ठा करने लग गए सिलेंडर, जितने सिलेंडर सबको भरवा करके जमा कर लो, है ना? उस स्थिति में जमा नहीं किया जाता बल्कि लोगों की मदद की जाती है। बल्कि सामान्य स्थिति पूरे देश में बनाए रखने के लिए अब 140-45 करोड़ आबादी किस-किस को समझाया जा सकता है ना? ये वाली बात ही हो सकती है, ये वाला बात हो सकते हैं। तो 2 जहाज इनका गंतव्य स्थान कहाँ है? तो इसका है मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट, है ना? इनकी अनुमति आगमन तिथि जो है अनुमानित जो है 16 मार्च और 17 मार्च के बीच बताई जा रही है कि 16 मार्च और 17 मार्च के बीच ये मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट आएगा। आपको मैं इसकी स्थिति बताता हूं। ये मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट की अगर बात करें, ये अगर बात करें मुंद्रा पोर्ट का, ये आपको कहां देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है कहां पे? ये मुंद्रा पोर्ट देखने को मिलेगा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, है ना? कच्छ जिला में देखने को मिलता है, अरब सागर में देखने को मिलता है। ये अदानी के द्वारा संचालित पोर्ट है। ये एक प्राइवेट पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? एक प्राइवेट पोर्ट है। ये भी याद रखिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी याद रखिएगा, सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन है भारत का? तो सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह के रूप में कंसीडर किया जाता है। अदानी ग्रुप के द्वारा 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। यह सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट में भी इसकी गिनती होती है। यहाँ पर कोयला, कच्चा तेल, कंटेनर, उर्वरक, अनाज इत्यादि आयात और निर्यात इसी पोर्ट के द्वारा बहुत ही व्यस्त पोर्ट माना इसे जाता है। अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से सड़क है, कनेक्ट रेल, पाइपलाइन, सारी व्यवस्था पूरे भारत को जोड़ने की, और खास तौर पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास ये खास तौर पे ज्यादा स्थित है। वहीं अगर हम कांडला एयरपोर्ट की बात करें, तो कांडला एयरपोर्ट भी कहां है? तो कहेंगे सर ये भी गुजरात में। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 17 में इसका नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया। और याद रखिए, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण में ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि कांडला पोर्ट कहां स्थित है। वहीं अगर बात करें इसके स्थापना के कारण क्या था, तो 47 के बाद, कराची के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे लिए पश्चिम क्षेत्र में, अरब सागर में हमारे लिए एक पोर्ट होना कंपलसरी था। इसीलिए भारत सरकार ने किसका? कांडला पोर्ट का विकास शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिए। यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत में कांडला को रखा गया है। ये मुख्य वस्तुएं हैं जो यहाँ पर आयात निर्यात होती है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे एलपीजी हो गया, है ना, खाद हो गया, नमक हो गया, खाद तेल, लकड़ी, अनाज, ये सब पोर्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट इसकी दृष्टि में रखा जाता है। इसी मुद्दे पे जब हम बात कर रहे हैं, तो साथ में एक अभी जस्ट अभी मतलब मेरे सेशन से शुरू होने से पहले, मतलब जस्ट अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ये न्यूज आई थी कि मेनी कंट्रीज, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, इनका ट्वीट आया था कि मेनी कंट्रीज स्पेशली दोज हु आर अफेक्टेड बाय ईरान्स अटेम्प्टेड क्लोजर ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट विल बी सेंडिंग वॉरशिप्स। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे से अकेले संभाला नहीं जा रहा है ईरान को। ईरान के पास, मतलब इनका मैं पूरा सार बताता हूं। कह रहे ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सब ज्यादा है नहीं, इनके पास चुटपुटे छोटे छोटे बम है, उसी को ये टारगेट कर रहे हैं जहाजों के लेकर के। तो उसके लिए आप सभी मिनी कंट्रीज, मतलब बहुत सारे जो भी जो देश लोग हैं, सब देश आइए, जहाजों को अपना भेजिए, अपने जहाजों को सुरक्षित करिए, वारशिप भेजिए और ईरान को निपटा दिया जाए, है ना। ये कह रहे हैं, ये मतलब इनके बस की चीज अब फिलहाल नहीं देखने को लग रही है। मतलब कह रहे हैं कि सुरक्षित खुला करने के लिए युद्धपोत सभी लोग भेजो। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग पूरी तरह नष्ट कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वह ड्रोन, माइन व कम दूरी की मिसाइलों के जरिए जलमार्ग को खतरा पैदा कर रहे हैं। मतलब अमेरिका निकट भविष्य में अपने दम पर इस इलाके में निर्णायक समाधान नहीं दे पा रहा है। यानी अगर निर्णायक समाधान देना होता तो यह अपने वॉरशिप्स भेजता, अपने दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा क्लियर कर देता। तो यहां पर अमेरिका की कहीं ना कहीं हमारे सामने इसकी कमजोरियां उजागर हो रही है। और रसिया, जो कि कई सालों से 2022 से जो युद्ध में बेचारा उलझा है, अभी तक युद्ध में उलझा हुआ है, तो अब उसकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उपस्थिति समझ में आनी शुरू हो रही है, है ना। ये इसी बीच में एक और खबर आई थी उड़ते उड़ते, है ना, कि नॉर्थ कोरिया का भी हमला हो गया। हालांकि वो एक बुरी खबर, मतलब एक गलत खबर थी उसका, मतलब साउथ कोरिया का यूएसए आई थिंक प्रैक्टिस हो रहा था ना,
सैन्य युद्ध अभ्यास हो रहा था, उसी में लगा था जापान के क्षेत्र में। हालांकि वो इंटरनेशनल सेक्टर था, इंटरनेशनल पानी था, इंटरनेशनल समुद्र था, वहां पे वो गिरा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग ऐसा न्यूज बना रहे, नो मैटर, इस पे दिक्कत नहीं करना। और हाँ, एलपीजी को लेकर के आप लोग ज्यादा पैनिक नहीं हो। ज्यादा पैनिक होंगे तो देश में ज्यादा महंगाई एलपीजी की होगी, सिलेंडर वालों का आजकल भाव बढ़ ही गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि एलपीजी को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या और कीमतें बढ़ सकती? मुझे तो लग रहा है कीमतें भी कुछ दिन तो बढ़ेगी अगर यही हाल रहा तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस पर पूरा पुनर्विचार कर रही है, कैसे भारत में अधिक से अधिक टैंकर्स को, अधिक से अधिक जहाजों को प्रवेश करवाया जाए। अगर ये 24 जहाज है, 24 के 24 जहाज भारत में आ जाए तो भारत को फिर और भी कुछ दिनों तक मतलब टेंशन की जो है बात नहीं हो सकती है। हालांकि इसको आने के तुरंत बाद रिफाइन करके हमें नहीं पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन हाँ, स्थिति महीने 2 महीने मतलब 1 आध महीने 15 दिन इस सब स्थिति बनी रहेगी जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता। और युद्ध समाप्ति की कगार अगर लंबा खिंच गया, 10-15 दिन देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन भारत भी अपना विचार लगाए, क्योंकि 145 करोड़ जनता को ऐसी भूखमरी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, है ना, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।